गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज 16 अगस्त के न्यू करेंट अफेयर आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और मैं आप सभी से प्रतिदिन कहता हूं और आज भी कहूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें आप सभी इस चैनल को। और सभी लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, ताकि सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी तो जाकर इस चैनल आगे तक जाएगा और आप गर्व से कहेंगे कि हमारी संस्था का नाम जो है इतना आगे तक जा रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, तभी आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा, आपका क्षेत्र का नाम होगा। इसलिए आप सभी प्लीज़ इसको शेयर करें, ठीक है। और आइए, कल का 2 क्वेश्चन था, उसको हम लोग पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 16 एक कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका उत्तर अकबर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार से किसान नेता कौन थे, तो इसका आंसर स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, ठीक है। और आइए आज का प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है तो उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है अफ़गानिस्तान। तो अभी हम लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे, तो देखें कि अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और काबुल पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। बहुत भयानक स्थिति अभी अफ़गानिस्तान में पैदा हो चुका है। आप सभी देखेंगे कि अफ़गानिस्तान से लोग जो है वो दूसरे देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि तालिबानियों का कब्जा हो रहा है अफ़गानिस्तान पर। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी अपने देश छोड़कर निकल पड़े हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अभी अफ़गानिस्तान में क्या स्थिति पैदा हो चुकी है। हमारा देश भारत में भी कल शाम में 1100 लोग एयरलाइंस के सेवा के माध्यम से दिल्ली पहुँचे हैं। तो इस तरह से वहाँ के एयरपोर्ट पे पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, लोग भागने के लिए तैयार है। और फिर जो है वहाँ के एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया, तो इसलिए वहाँ काफ़ी भयानक स्थिति पैदा हो गया। और ये सब स्थिति पैदा करने का सबसे बड़ा योगदान किसको जाता है, तो अमेरिका का जाता है। क्योंकि आज से आप 1-2 माह पहले ही सुने होंगे कि जब ये अमेरिका सरकार अपना सैन्य फोर्स जो था उसको वापस बुलाने का जिक्र किया और कुछ लोग को बुला भी लिया और थोड़ा रहा भी, तो जैसे ही पता चला तालिबानियों का कि अमेरिका यहाँ से हट रहा है, तो पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने के लेकर जो है वो तालिबान आगे आए और इसी तरह से धीरे धीरे पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिए। अब जो भी आपका अफ़गानिस्तान में लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं तालिबानियों के शासन से कि अगर तालिबानी फिर से यहाँ शासन स्थापित कर लेते हैं तो यहाँ के आम लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ की स्थिति अभी बहुत ख़राब हो चुका है, वहाँ के लोगों को रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो अमेरिका जैसा देश पर विश्वास करना बहुत मूर्खता है। क्योंकि माना जाए कि जो है कितना अफ़गानिस्तान आज 2001 के बाद से जो है वहाँ शासन चल रहा था, और फिर से समझिए कि 20 साल बाद फिर से तालिबानियों का आक्रमण हो रहा है। अब वहाँ के लोग सोचे थे कि हम जो है कितने अच्छे स्थिति में जी रहे हैं, और लेकिन फिर जो है वो तालिबानियों के आने से ये लोग डर चुके। तो सबसे बड़ा जिम्मेवार अमेरिका, और दूसरा कि पाकिस्तान तालिबानियों को मदद कर रहा है, ताकि जो है वो अफ़गानिस्तान में जैसे ही तालिबानियों का अधिकार होगा तो पाकिस्तानियों को उससे फ़ायदा होगा। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान इससे होगा तो हमारा देश भारत को होगा, क्योंकि जो है वो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच ये वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी थे, उनके समय में बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन तालिबानियों के आने से हमारे देश के बीच रिश्ता ख़राब हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन फिर भी तालिबानी कह रहा है कि जो है वो हम भारत से अच्छा स्थिति रखेंगे, लेकिन कहना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमारे देश को नुकसान है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार माना जाएगा तो अमेरिका को माना जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या और पॉइंट कह रहा है। तो पहला है कि अफ़गानिस्तान में पुनः तालिबान युग की आरंभ हो गया, क्योंकि 2001 में जब अमेरिका अपना सैन्य प्रशासन स्थापित किया था उस समय से तालिबान अलग थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका हटना शुरू किया वैसे ही फिर अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का अधिकार हो गया। और लगभग मानिए कि आज जो है वो जब अफ़गानिस्तान के केंद्र पे स्थापित हो गया तो पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। तो इस तरह से तालिबानी युग का प्रारंभ हो गया अफ़गानिस्तान में। देखा जाए तो यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी जो है वो देश छोड़कर तजाकिस्तान भागे। तजाकिस्तान देश छोड़कर कल भागे, लेकिन आज तजाकिस्तान से अमेरिका जाने वाले थे वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब, और आज ही
संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को लेकर चर्चा भी होने वाला है। और वास्तविकता में चाहिए कि जब यूएनओ शांति के लिए यूएनओ की स्थापना हुआ है तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें हस्तक्षेप भी करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुआ है। और आज बहुत लोगों के मानवाधिकार का हनन अफगानिस्तान में हो रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना भूमिका निभाना चाहिए। इसलिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का शाम में बैठक भी होने वाला है। देखते हैं कि इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, दूसरा है इसका पॉइंट कि तालिबान द्वारा अब्दुल गनी बरादर को राष्ट्रपति बनाए जाने की संभावना है। यानी कि देश छोड़कर भाग रहे हैं, अभी वर्तमान में अशरफ गनी है, देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन अगर तालिबान यहाँ पे शासन स्थापित करते हैं तो अब्दुल गनी बरादर को यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। कह रहा है अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय नौसेना ने ACAT साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग अभ्यास किया है। कहाँ पर, तो सिंगापुर में भाग लिया। ध्यान रखिएगा, तो ये अभ्यास जो हुआ ये कहाँ पे, तो सिंगापुर में, और इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि भारत की BBV154 नाम का नेजल वैक्सीन तैयार हुआ है। ध्यान रखिएगा, नेजल वैक्सीन यानी कि नाक के माध्यम से वैक्सीन दिया जाएगा। तो नेजल वैक्सीन BBV154 नाम का शुरू हुआ, और ये इसको बनाया किसने, तो भारत बायोटेक के द्वारा ये विकसित किया गया है। नेजल वैक्सीन को किसने विकसित किया, तो भारत बायोटेक ने विकसित किया है। और ध्यान रखिएगा कि जो कोवैक्सीन है, जो कोरोना का जो वैक्सीन कोवैक्सीन चल रहा है, इसको भी भारत बायोटेक ने ही विकसित किया था। और भारत बायोटेक कहाँ स्थापित है, तो हैदराबाद में स्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न पे 4 नंबर पे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा किया गया है 2018 के लिए। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2018 की घोषणा किया गया, और इसके तहत 69 कामगारों को ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि 69 कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2018 दिया गया, जिसमें 49 सरकारी श्रमिक यानी कि गवर्नमेंट वर्कर हैं 49, और 20 जो है वो निजी श्रमिक हैं यानी कि प्राइवेट हैं 20। तो इस तरह से टोटल 69 हो गए। और अगर इसमें देखा जाए तो आपका 8 महिला श्रमिक है, यानी कि 8 जो है इसमें महिला श्रमिक है। टोटल 69 है, जिसमें 49 सरकारी हैं और 20 जो है वो निजी हैं, और 8 महिला श्रमिक है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि इसमें 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, श्रम पुरस्कार में 3 तरह के पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें श्रम भूषण होता है। श्रम भूषण जो होता है इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है। श्रम वीर या वीरांगना पुरस्कार होता है, जिसके तहत 60,000 रुपया दिया जाता है। और तीसरा जो होता है वो श्रम श्री या देवी पुरस्कार होता है, जिसके तहत 40,000 रुपया दिया जाता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था, जिसको हम लोग देखें, जिसमें ध्यान रखना है कि टोटल 69 कामगारों को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें 49 सरकारी और 20 निजी, 8 महिला थे। 3 तरह के पुरस्कार इसमें दिया जाता है, तीनों का राशि भी हमने दर्शा दिया है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं कि 16 अगस्त यानी कि आज भारत की प्रथम महिला सत्याग्रही सुभद्रा कुमारी चौहान, ध्यान रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जन्म दिवस मनाया गया। आज 117वीं जन्म दिवस मनाया गया, किसका, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ये भारत की प्रथम महिला सत्याग्रही थी। प्रथम महिला सत्याग्रही, अगर प्रथम सत्याग्रही देखा जाए तो फिर महात्मा गांधी थे, लेकिन महिला सत्याग्रही का बात करेगा तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी 117वीं जन्म दिवस आज मनाया गया है। और इनके सम्मान में गूगल ने डूडल भी बनाया है। ध्यान रखिएगा, गूगल ने डूडल भी बनाकर इन्हें सम्मानित किया है, और इनकी 117वीं जयंती के शुभ अवसर पर गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। केरल में देश का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला, देश का, अपना देश यानी कि भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। यानी कि आप ड्रोन के बार बार सुनते रहते हैं, तो ड्रोन निर्मित इससे संबंधित प्रयोगशाला स्थापित किया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो पहला राज्य बना देश का पहला जिसने ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, किसने, तो केरला ने। और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया, यानी कि 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, 4 भारतीय स्थल, ध्यान रखिए, बहुत
VVI क्वेश्चन है, 4 भारतीय स्थल को रामसर अभी समय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दिया गया है। रामसर सूची में 4 जगह को शामिल किया गया है भारत में। वो चारों देखना है, पहले से 42 थे लेकिन अब बढ़कर जो है वो 46 हो गए। ठीक है, रामसर सूची में शामिल भारत के स्थानों की संख्या कितनी हो गई? तो 42 से बढ़कर 46 हो गई। 4 बढ़ा है, 4 कौन कौन है? तो इसमें हम देखेंगे कि हरियाणा से 2 बढ़ा है, जिसमें सुल्तानपुर को और भिंडवास, सुल्तानपुर और भिंडवास को शामिल किया गया। हरियाणा से सुल्तानपुर और भिंडवास को रामसर सूची में डाला गया। और गुजरात से 2 वधावन एवं थाल, वधावन एवं थाल को 2 को शामिल किया गया। इस तरह से पहले 42 थे, अब बढ़कर 40 हो गए, जिसमें हरियाणा के 2 स्थल को शामिल किया गया। और फिर देखेंगे तो गुजरात के 2 स्थल को शामिल किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि रामसर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि रामसर कहाँ स्थित है, तो रामसर ईरान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, रामसर ईरान में स्थित है। रामसर समझौता कब हुआ था? तो रामसर समझौता 1971 में हुआ था। 2 फरवरी 1971 में रामसर समझौता हुआ था। और फर्स्ट इस भारत का पहला रामसर सूची में शामिल जो स्थल था, आर्द्र भूमि था, वो चिल्का झील था। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा। ध्यान रखिएगा, पहला रामसर सूची में शामिल भूमि कौन था? तो चिल्का झील था ओडिशा में। और 42वां कौन था? तो तसोकर झील। तसोकर झील जो है वो कहाँ पर? तो लद्दाख में। 42वां तसोकर झील लद्दाख में था। और आपका इस तरह से अब 4 बढ़ा, सुल्तानपुर, भिंडवास, वधावन एवं थाल। इस तरह से अब रामसर सूची में शामिल भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई? तो 42 से बढ़कर 46 हो गई है। ध्यान रखिएगा, रामसर भूमि आर्द्र भूमि होता है जिसमें जैव विविधता काफ़ी अधिक पाया जाता है। ये इसलिए ये रामसर सूची में शामिल किया जाता है जो आर्द्र भूमि से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब 42 की जगह 46 हो गया। बहुत आने वाले एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना। यानी कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। ये बना है आपका सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। ये है कि अवैध शिकार को रोकने हेतु वन कर्मियों को सैटेलाइट फोन सौंपे गए हैं। यानी कि अवैध शिकार लोग कर लेता है तो इससे बचाने के लिए वन में जो भी अधिकारी है उनको सैटेलाइट फोन दिया गया है, जिससे पता कर सकते हैं कि कहाँ पे शिकार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बारे में जानकारी हासिल किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो इस तरह से वहाँ के अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिया गया जिसके तहत इसकी जानकारी लिया जा सकता है। तो पहला राज्य कौन बना? तो असम और काजीरंगा नेशनल पार्क में सैटेलाइट फोन्स लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला 10 नंबर, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र स्थित करनाल नगरी सहकारी बैंक, करनाल नगरी सहकारी बैंक कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में शायद स्थित है। ध्यान रखिएगा, रायगढ़ में। ये महाराष्ट्र में करनाल नागरी सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द कर दी है। यानी कि RBI ने करनाल नागरी सहकारी बैंक की लाइसेंस रद्द की। और ये बैंक कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का एकमात्र क्रिप्टो करेंसी, भारत का एकमात्र क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम CoinDCX है, CoinDCX एक्सचेंज यूनिफॉर्म ग्रुप में शामिल हुआ है। एक्सचेंज यूनिकॉर्न ग्रुप में शामिल हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज यूनिकॉर्न ग्रुप में शामिल हुआ है भारत का एकमात्र क्रिप्टो करेंसी CoinDCX। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज आपका जो है वो 11 प्रश्न था जिसका हम लोग ने विस्तृत चर्चा किया। और इसको आप लोग जो है वो नोट्स बनाएं और देखते रहें, 2-4 बार वीडियो देखें ताकि जो है इस आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें आपसे प्रश्न न छूटे। और प्रतिदिन के तहत आज भी आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं लाया हूँ। एक है कि बलचनमा को किसने लिखा? एक पुस्तक है बलचनमा, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? इसका उत्तर आपको
कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा प्रश्न है कि अब तक पोखरण में कितने परमाणु बम का परीक्षण किया गया है? अब तक पोखरण में कितने परमाणु बम का परीक्षण किया गया है, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 2 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और इसके तहत मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप सभी जो है वो हार्ड वर्क करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से आप लोग हार्ड वर्क करें, कितना भी अनुकूल परिस्थितियां हों फिर भी आप उसको अपने अनुसार समझकर जो है वो उसमें ढल कर आप मेहनत करें, ताकि सफलता आपकी निश्चित हो। इस तरह से मैं आप सभी को फिर से एक बार कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि आपका इंस्टीट्यूट, आपका क्षेत्र का नाम पूरा भारत में चर्चित हो, चर्चा का विषय हो कि जो है आपका इंस्टीट्यूट से लेकर आपका क्षेत्र का नाम का स्थान ऊंचा हो। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें और अब इसमें भागीदारी बने। इस तरह से आप सभी को मैं फिर से एक बार जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहनत करें। ठीक है।